Very good morning, my dear student. Myself Sanjay Makwana, lecturer Automobile Engineering, Government Polytechnic College, अजमेर. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजन कूलिंग सिस्टम का, कि इंजन कूलिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों ये लगाया जाता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है. सबसे पहले अपन बात करते हैं जो हमारा इंजन का कूलिंग सिस्टम है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स की. तो देखिए ये जो हमारे कंपोनेंट है, रेडिएटर, पंप, वाटर पंप, वाटर जैकेट्स जो कि ब्लॉक्स के अंदर होती है इंजन, थर्मोस्टेट और फैन, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा कूलिंग सिस्टम बना हुआ है. और इन्हीं को कंपोनेंट को अगर अपन देखें डायग्राम के अंदर तो ये देखिए ये हमारा रेडिएटर कहलाता है, जिसमें ये अपर होज, ये लोअर होज हो गई, अपर टैंक या लोअर टैंक बोलते हैं इनको. ये हमारा इंजन ब्लॉक है, ये देख सकते हैं आप, ये इंजन ब्लॉक है पूरा. इसके अंदर जैकेट्स बनी हुई होती है. ये हमारा रेडिएटर फैन है, ये थर्मोस्टेट वॉल लगा हुआ है, ये होस पाइप्स लगे हुए हैं और ये हमारा वाटर पंप लगा हुआ है. तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं. मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा, ये देखिए ये डायग्राम है इसका, यह मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो वाटर कूलिंग सिस्टम होता है ये सबसे सिंपल कूलिंग सिस्टम है एक इंजन का. इंजन को कूलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इंजन को कूलिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब भी हमारा इंजन रन कर रहा होता है, स्टार्ट कंडीशन में होता है, तो हर साइकिल के अंदर उसके अंदर टेम्परेचर जो है ब्लॉक का वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है. हर साइकिल के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है. तो जब टेम्परेचर हर साइकिल में बढ़ता है तो धीरे 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 उसका जो टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर है, वो बढ़ता चला जाता है. और अल्टीमेटली जो इंजन ब्लॉक है, इंजन के अंदर जो दूसरे पार्ट्स हैं वो सारे के सारे गर्म हो जाते हैं. और जब हमारा इंजन ब्लॉक और दूसरे पार्ट्स गर्म हो जाते हैं, अब क्योंकि आपको ये पता है कि जो हमारा इंजन होता है वो मेटल का बना हुआ होता है, तो जब भी हमारे इंजन पार्ट्स गर्म हो जाते हैं तो उनके अंदर एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है. ये आप सबको पता है, उनके अंदर एक्सपेंशन होता है, वो फैलते हैं. तो उनके फैलने के कारण वो सीज हो जाते हैं. पिस्टन जैसे सिलेंडर के अंदर सीज हो जाएगा, जाम हो जाएगा, उसी तरह और दूसरे कंपोनेंट है वो फैल जाएंगे, थर्मल स्ट्रेसेस उसमें आ जाएंगी, डिस्टॉर्शन हो जाएगा. तो ऐसी कंडीशन में इंजन हमारा फेल हो जाएगा और ढंग से काम नहीं करेगा, सीज हो जाएगा. तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको इंजन की कूलिंग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, बहुत ही नेसेसरी हो जाता है. तो इंजन को कूल करने के लिए एक सिंपल कूलिंग सिस्टम जो हम लगाते हैं वो कहलाता है हमारा कूलिंग सिस्टम, और उसको अपन नाम देते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक रेडिएटर हो गया, एक उसमें वाटर पंप हो गया, थर्मोस्टेट वाल हो गया, होस पाइप्स हो गए, एक रेडिएटर फैन हो गया और वाटर जैकेट्स जो कि इंजन के ब्लॉक में बनी हुई होती हैं. ये इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं. यहाँ अगर अपन इसकी वर्किंग के ऊपर एक निगाह डालें तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इंजन का जो ब्लॉक होता है, जो मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, उसका जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक के अंदर पैसेज बने हुए होते हैं, रास्ते बने हुए होते हैं जिसको जैकेट्स बोलते हैं. और वो जैकेट जो रास्ते होते हैं उनके अंदर पानी फ्लो करता है, उनके अंदर पानी बहता है, उनको वाटर जैकेट्स बोलते हैं. तो देखिए ये वाटर पंप जो आप देख रहे हैं इधर, ये देखिए ये वाटर पंप है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा वाटर पंप जो है ये पानी के अंदर डूबा रहता है और यहाँ से पानी लिफ्ट करके ये वाटर जैकेट्स में भेजता है. वाटर जैकेट्स में पानी जाने के बाद वो वाटर जैकेट्स में फ्लो होता है सब तरफ. वाटर जैकेट्स में फ्लो होने के बाद जो जैकेट है, मतलब इंजन का ब्लॉक जो है, वहाँ से वो पानी जो है हीट ले लेता है और धीरे 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 गर्म हो जाता है. जब हीट लेगा पानी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो गर्म हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि जिस ब्लॉक में वो घूम रहा है वहाँ से उसने हीट ले ली है और वो धीरे धीरे गर्म हो गया है, और जहाँ से हीट ली है उस जगह को उसने ठंडा कर दिया है. मतलब जो ब्लॉक है जिसके अंदर वो बह रहा है पानी, उसको तो उसने ठंडा कर दिया और पानी खुद जो है इटसेल्फ जो है वो गर्म हो गया. और जब गर्म हो जाता है तो वो पानी फिर वाटर जैकेट से बाहर आ जाता है और ये उसका फ्लो का पैसेज रहता है.
फिर वो थर्मोस्टेट वाल्व की तरफ जाता है। अब अगर यहाँ एक चीज़ बहुत सिंपल है, अगर हमारा पानी का जो टेम्परेचर है, गर्म पानी जो निकल के आ रहा है जैकेट से, उसका जो टेम्परेचर है वो अगर 80 डिग्री से कम है तो जो हमारा पानी है वो थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहेगा और बाईपास होके, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, वो बाईपास होके नीचे आ जाएगा और वापस इसके अंदर चला जाएगा। डेट मीन्स वाटर जैकेट में वापस चला जाएगा, रेडिएटर में नहीं जाएगा। अगर टेम्परेचर जो है पानी का 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो वो पानी थर्मोस्टेट वाल्व से बाईपास होके वापस पंप में आ जाएगा और वहाँ से वापस जैकेट में चला जाएगा। कहने का मतलब है वो पानी जो है रेडिएटर में नहीं जाएगा ठंडा होने के लिए। जब तक कि टेम्परेचर जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं हो जाए तब तक जो हमारा पानी है वो बाईपास होके और बार बार सर्कुलेट रहेगा और रेडिएटर में नहीं जाएगा। लेकिन जब भी हमारा पानी का टेम्परेचर, अब क्योंकि जब बार बार वो ब्लॉक में जाएगा तो हर बार वो ब्लॉक की हीट को लेगा और जब ब्लॉक की हीट को लेगा तो पानी गर्म हो जाएगा और जब गर्म हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर फिर 80 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ेगा। और ऐसी कंडीशन में जब वो 80 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ेगा तो थर्मोस्टेट वाल्व से वो खुलने के बाद थर्मोस्टेट वाल्व उसको अलाउ करेगा पानी को रेडिएटर में जाने के लिए। तो जब वो रेडिएटर में जाएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए आप, रेडिएटर में आएगा, इस अपर टैंक में वो भर जाएगा और यहाँ से ये जो पाइप्स देख रहे हैं आप, इनके थ्रू वो नीचे की तरफ फ्लो होगा। और जब पानी नीचे की तरफ फ्लो होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट, कि जब पानी नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है और यहाँ से एयर फ्लो होती है, ये देखिए गाड़ी जब चलती है तो सामने से जो हवा आती है वो उसकी डायरेक्शन ये होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो एयर है ये जब उस पानी के कांटेक्ट में आती है तो ये देखिए फोर्स कन्वेक्शन होता है और कंडक्शन होता है। फोर्स कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट वाटर टू कोल्ड एयर। गर्म पानी से ठंडी हवा जो आ रही है उसके अंदर हीट एक्सचेंज होती है। उससे क्या होता है कि जो हवा आ रही है वो तो गर्म होने लग जाती है और जो पानी है वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। वो अपनी हीट जो है पानी, गर्म पानी, वो एयर को दे देता है और खुद ठंडा हो जाता है और वो पानी पूरी तरह से फिर नीचे आ जाता है। ठंडा पानी जो भी उसका टेम्परेचर कम होता है उसके बाद वो नीचे वाले टैंक में आता है और यहाँ से फिर वापस वो पंप में चला जाता है और पंप से फिर वापस वो जैकेट में सर्कुलेट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ये क्रम उसका जो है बार बार चलता रहता है। इंजन के ब्लॉक से वो हीट लेता है और रेडिएटर के अंदर वो छोड़ देता है। इंजन ब्लॉक से वो हीट लेता है, टेम्परेचर बढ़ता है और फिर वो रेडिएटर में कूल हो जाता है, टेम्परेचर वापस कम होता है और ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। इससे हमारा इंजन ठंडा रहता है। अब दो कंडीशन होती है, एक तो नेचुरल हवा जो है वो हमारी यहाँ से अंदर आएगी, नेचुरल हवा जो हमारी अंदर आएगी उससे पानी ठंडा होगा। गाड़ी चल रही होगी तब बहुत तेज़ी से हवा अंदर आएगी, क्योंकि आपको पता है गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है मान लीजिए, और हवा जो है वो तेज़ी से जब अंदर आएगी तो ऑटोमेटिकली वो हीट लेगी पानी की और खुद गर्म होगी और पानी को ठंडा करेगी। लेकिन जब हमारी गाड़ी रुकी भी होगी, ऐसी कंडीशन में हवा अंदर अपने आप नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में क्या, हमने एक फ़ैन लगा रखा है, ये देखिए आप, एक रेडिएटर फ़ैन इसको बोलते हैं अपन। ये अंदर हवा को खींचेगा। जब हमारी गाड़ी रुकी हुई रहेगी, चल नहीं रही है, खड़ी हुई है, ऐसी कंडीशन में कूलिंग कैसे होगी कि ये जो फ़ैन लगाया हमने, ये हवा को खींचेगा, बाहरी हवा को। और जब खींचेगा तो उसका जो पाथ है वो ये रहेगा जो मैंने आपको दिखाया अभी आपको। ये जो फ़ैन है ये हवा को इसी डायरेक्शन में खींचेगा। तो इस डायरेक्शन में खींचेगा कब, जब गाड़ी रुकी हुई रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में हवा वापस पानी को ठंडा करेगी। तो ये जो फ़ैन है इंजन से जुड़ा रहता है, इंजन के जो हमारा पुली रहती है उससे जुड़ा रहता है। तो जैसे हमारा इंजन चालू होता है ये फ़ैन चालू हो जाता है, कंटिन्यूसली चलता है और कंटिन्यूसली ये एयर को सक करेगा और वो एयर जो है वाटर से हीट लेगी और पानी को ठंडा करेगी। तो इस तरीके से हमारा पानी जो है वो रेडिएटर में ठंडा होगा और ब्लॉक में जाके वापस हीट लेगा और वो हीट जो है हमारे रेडिएटर में निकाल देगा। ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्मोस्टेट वाल्व है वो एक निश्चित टेम्परेचर पे ही वर्क करता है। 80 डिग्री से पहले अगर पानी ठंडा है तो वो उसको बाईपास करेगा और रेडिएटर में नहीं भेजेगा और उसको बाईपास ही वापस
जो हमारे जैकेट्स हैं उसमें भेज देगा। कारण यह है कि अगर अपन ठंडा पानी जो है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ उसको अगर अपन रेडिएटर में भेज देंगे तो पानी और ठंडा हो जाएगा, और उसके कारण क्या है कि इंजन की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो थर्मोस्टेट वाल्व है उसको सेट करके रखते हैं, उसका टेम्परेचर सेट करके रखते हैं, जिससे जब तक एक निश्चित टेम्परेचर से पानी ऊपर नहीं हो जाता तब तक वो रेडिएटर में नहीं जाता और ठंडा नहीं होता, जिससे इसकी स्टार्टिंग में इंजन के प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये जो कूलिंग सिस्टम है ये सबसे सिंपल कूलिंग सिस्टम है। ये सबसे जो सिंपलेस्ट कूलिंग सिस्टम है इसका मैंने आपको बताया कि देखिए, ये देखिए आपको ये इसके अंदर फिगर दे रखा है सिंपलेस्ट कूलिंग सिस्टम का जो हमने आपको दर्शाया है। और ये सिस्टम जो है ये ज़्यादातर गाड़ियों में ये प्रेफर होता है, और इसके अंदर जो हीट एक्सचेंजर है वो रेडिएटर होता है। रेडिएटर जो है एक हीट एक्सचेंजर का काम करता है, जो कि गर्म पानी से हीट को लेता है और एयर के थ्रू वो हीट को लेगा और एयर को गर्म कर देगा। अब इसमें जो हीट का मोड ऑफ ट्रांसफ़र है, मोड जो है हीट ट्रांसफॉर्मेशन का, वो है फोर्स कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। ये दोनों फोर्स ऑफ ट्रांसफ़र है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, ना कि रेडिएशन। ये मिसनॉमर है, ये भ्रमित करने वाला है कि रेडिएटर हमेशा रेडिएशन करता है। नहीं, रेडिएटर जो है वो नाम रेडिएटर है लेकिन उसमें फोर्स कन्वेक्शन एंड कंडक्शन होता है, ना कि रेडिएशन होता है। तो नेम इतना मिसनॉमर, ये भ्रमित करने वाला है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखें कि रेडिएटर जो है वो फोर्स कन्वेक्शन और कंडक्शन के सिद्धांत पे ही काम करता है, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ैन जो है वो बंद कंडीशन में, गाड़ी अगर बंद है तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा एयर को खींचेगा, जिससे वो काम करता रहे प्रोसेस और इंजन को कूलिंग करता रहे। इंजन को कूल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सीज हो जाता है और काम करना बंद कर देगा और एक तरह से ख़राब हो जाएगा। तो ये एक सिंपल इसकी वर्किंग थी रेडिएटर की, जो आपने देखी, जो मैंने आपको बताया। देखिए ये होस पाइप नज़र आ रहा है, इस होस पाइप में ये आप देख सकते हैं, ये होस पाइप है, ये इंजन ब्लॉक है, ये रेडिएटर है और ये पानी का फ्लो है। ये देखिए पानी का फ्लो इस तरीके से बार बार होता रहता है। ये देखिए ये दूसरा इसका पॉइंट है, ये थर्मोस्टेट वाल्व है, इसमें वापस समझाया गया है। देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि रेडिएटर जो है एक हीट एक्सचेंजर है और इसके अंदर छोटी छोटी पाइप्स बनी हुई होती है, और उसके अंदर जो पाइप्स हैं उसके अंदर फ्लूइड जो है पानी वो फ्लो होगा और बाहर की तरफ एयर फ्लो होगी। तो जो पानी की ट्यूब्स है, वो रेडिएटर की ट्यूब्स है, वो कॉपर की या ब्रास की होगी, ताकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा हमारा मेटल अच्छा होगा रेडिएटर का, ट्यूब्स का, फिन्स का, उतना ज़्यादा हाई ट्रांसफ़र रेट बढ़ेगा और जल्दी हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वाटर टू एयर। तो जो हमारा रेडिएटर होता है उसकी जो ट्यूब्स होती है वो जनरली अपन कॉपर या ब्रास की बनाना पसंद करते हैं, जिससे कि हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो। तो ये हमारा उसका फ़ायदा है। यहाँ आप देख सकते हैं छोटे वाले चित्र के अंदर किस तरीके से इंजन से पानी जा रहा है, और ये बाईपास हुआ और वापस इसमें आ गया। जब 80 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो सीधा आगे आ जाएगा, रेडिएटर में ठंडा होगा और फिर हमारा इंजन पे वो सप्लाई होगा। तो ये इसकी सिंपल सी ये वर्किंग है जो आपने देखी यहाँ पर, इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। ये देखिए ये मैंने आपको बताया रेडिएटर। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारा जो कूलिंग सिस्टम होता है वो जनरली आजकल बहुत तरीके हो गए। एक उसमें से एयर कूलिंग सिस्टम है, एक वाटर कूलिंग सिस्टम है, एक हमारा कह सकते हैं अपन आजकल अपन एंटी फ्रीजिंग अपन कह सकते हैं कि अपन एजेंट भी डालते हैं, जिसको वाटर कूलिंग एजेंट बोलते हैं या कूलेंट बोलते हैं। कूलेंट के द्वारा भी अपन कूलिंग करते हैं। तो ये भी एक नया उसका इफेक्टिव तरीका है इंजन को कूल करने का। लेकिन यहाँ पर सिंपल कूलिंग जो रेडिएटर का जिक्र किया गया, तो रेडिएटर को जनरली अपन यूज़ करते हैं वो वाटर के केस में अपन ज़्यादातर करते हैं सिंपल कूलिंग सिस्टम में। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो एयर कूलिंग है वो हम छोटे इंजन में करना पसंद करते हैं, जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एयर कूलिंग का मतलब है जैसे हमारे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है, उनके अंदर क्योंकि सिंगल सिलेंडर होता है, वो बाइक्स वगैरह में लगते हैं, स्कूटर में लगते हैं, तो वहाँ पर अपन एयर कूलिंग करना पसंद करते हैं। वहाँ पर अपन क्या करते हैं, फिन्स लगाते हैं। वहाँ पर अपन रेडिएटर की जगह फिन्स लगाते हैं, जो इंजन की सरफेस है उसके ऊपर फिन्स बना देते हैं अपन,
और उस फिन्स के द्वारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ने से वहाँ का जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन वहाँ जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो एयर मोड में होती है और डायरेक्ट फिन से एयर के अंदर हो जाएगी हीट ट्रांसफ़र, वहाँ रेडिएटर नहीं रहता है। तो जो हमारे छोटे इंजन रहते हैं उनके अंदर अपन जो कूलिंग करते हैं वो अपन एयर कूलिंग पे भी कर सकते हैं। छोटे इंजन के अंदर थोड़ा भारी हो तो अपन ऑयल कूलिंग भी करते हैं वो, लेकिन छोटे इंजन में अपन एयर कूलिंग करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ वाटर के लिए टैंक बनाना संभव नहीं है, पानी को स्टोर करना संभव नहीं है और छोटा होता है तो वहाँ रेडिएटर वगैरह दूसरी चीज़ें लगाना संभव नहीं है। इसलिए अपन वाटर कूलिंग को प्रेफर करते हैं छोटे इंजन के लिए। और जहाँ मल्टी सिलेंडर होता है वहाँ अपन वाटर कूलिंग या कूलेंट वाला कूलिंग जो होता है उसको करना पसंद करते हैं, जो हमारा इंजन की सीजर को रोकता है, इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और इंजन को ज़्यादा गर्म होने से वो बचाता है, जिससे इंजन डैमेज नहीं हो सके। तो ये हमारा रेडिएटर का फंक्शन था जो आपने देखा। अब इसमें अगर अपन छोटी छोटी चीज़ देखें कि किस तरह से उसकी रिपेयर की जाती है तो वो बहुत सिंपल है कि छोटी मोटी, जैसे उसमें पानी की वजह से, हार्डनेस की वजह से कोरोजन हो जाता है, वो ब्लॉक होने लग जाती है तो हीट ट्रांसफर रेट घट जाता है, टूट जाती है फिर उससे हो जाता है, या थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब हो जाए, पानी ज़्यादा गर्म हो जाए, पानी का एवापोरेशन हो जाए, ये छोटी छोटी इसमें प्रॉब्लम्स होती है जिसको अपन को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो है कूलिंग सिस्टम हमारा सिंपल वाला वो कार्य करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल वाटर कूलिंग सिस्टम समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।